हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए प्रीवियस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू सीरीज है वो लेकर के आता रहता है और आता रहेगा। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यूएशन करते हैं, उसी सीरीज के अंदर एक कड़ी और जोड़ते हैं हम। आज की हमारी जो नोट सेट की एमसीक्यू सीरीज है उसका आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा नोट सेट में आने वाला पॉसिबिलिटीज लेके जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की नोट सेट सीरीज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। डिवाइस यूज टू एड इमोबिलाइजेशन ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड। कि एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो किसी पेशेंट के अंदर इमोबिलाइजेशन डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रही है, ऐड जोड़ रही है क्या, इमोबिलाइजेशन का मतलब हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हम यूज करके पेशेंट के मूवमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उन सारी डिवाइसेस के बारे में हमें पता करना है, या जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर हमें उस डिवाइस का सिलेक्शन करना है जो पेशेंट की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं, फर्स्ट वन ऑप्शन है अपना रीस्ट्रेन, सेकेंड वन ऑप्शन है कर्चेज, थर्ड वन ऑप्शन अपना कैन, और फोर्थ वन ऑप्शन अपना पिल्लो। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब देख पा रहे हैं, इसमें भी आप अगर एलिमिनेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है उसमें एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। मैं बहुत बार अपने यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल के ऊपर आपको बता चुका हूँ और भी बताना चाहूँगा कि जो एलिमिनेशन की टेक्निक है जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पता हो। अगर नहीं पता तो हम उसमें एलिमिनेट करके कि हाँ ये तीन ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं सॉरी हो सकते, उनको एलिमिनेट करके भी हम राइट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट आंसर को हम चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम एलिमिनेशन की टेक्निक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि फर्स्ट वन जो ऑप्शन है उसके अंदर देखो, पहला फोर्थ वन ऑप्शन की तरफ देखो, पिल्लो। पिल्लो है तो पिल्लो तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने के लिए यूज लेते हैं कि हाँ भाई पेशेंट है वो मूवमेंट कर पाए, इसके लिए उसको हेल्प मिल पाए। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। ये तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ना कि मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। पिल्लो का यूज करके तो हम मूवमेंट को करवाते हैं, या फिर हम पेशेंट को सपोर्टिव डिवाइस के रूप में इसको भी यूज कर सकते हैं, यूज एज ए सपोर्टिव डिवाइस, यूज एज ए सपोर्टिव डिवाइस, यूज एज ए सपोर्टिव डिवाइस, यूज एज ए सपोर्टिव, एक सपोर्टिव डिवाइस के जैसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पिल्लो है तो वो तो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं। थर्ड वन ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कैन। कैन का मतलब है, अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो इसका मतलब हो गया छड़ी। ठीक है, जिसका यूज करके जो हमारे ओल्ड एज के जो पर्सन है, दादा दादी हैं, चाचा ताऊ है, अगर वो हैं तो वो क्या करते हैं, वो छड़ी का यूज करके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये तो क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। ठीक है, हम मूवमेंट हमें तो क्या करना है, पेशेंट के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है, इमोबिलाइजेट करना है कि पेशेंट के अंदर इमोबिलाइजेशन है वो ना हो, इसलिए हमें कौन सी डिवाइस का यूज करना है। ठीक है, तो सेकेंड वन ऑप्शन है कर्चेज। कर्चेज का मतलब होता है वैसाखी, वैसाखी। तो बैसाखी का यूज करके तो नॉर्मली क्या होता है, जिनके अंदर एम्पुटेशन हो जाता है, आफ्टर एम्पुटेशन, आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी का एम्पुटेशन होने के बाद करचेज का यूज करके नॉर्मली जो इंडिविजुअल होता है, जो हमारा पेशेंट होता है, वो क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है, चल फिर पाता है। तो ये इसका आंसर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सी डिवाइस है जिनका यूज करके हम पेशेंट के अंदर हम इमोबिलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं या पेशेंट की मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो कौन सा है, रीस्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, कि रीस्ट्रेन का यूज करके हम
रीस्ट्रेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रीस्ट्रेंस का यूज करके हम पेशेंट के अंदर, रीस्ट्रेंस का यूज करके ही हम पेशेंट के अंदर क्या कर पाएंगे, मूवमेंट्स हैं उनको क्या कर पाते हैं, मूवमेंट्स हैं वो तो रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। तो किस चीज़ का यूज़ करना है हमें, मूवमेंट्स का यूज करना है स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का यूज करके हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट, तो रीस्ट्रेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा रीस्ट्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं कि रीस्ट्रेंट्स की अगर बात करें, अगर स्टूडेंट्स रीस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो रीस्ट्रेंट्स नॉर्मली वॉयलेंट, वॉयलेंट पेशेंट्स, वॉयलेंट पेशेंट जिसने मतलब हाई तौबा मचा रखा है ऐसा पेशेंट, या जो पेशेंट अपने आप को या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट जो मेंटली इल पेशेंट है, मेंटली इल जो पेशेंट है उन पेशेंट्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पेशेंट, कौन से पेशेंट की, जिनको न्यूरो ट्रॉमा हुआ है, न्यूरो ट्रॉमा, आप अगर कभी अपनी नर्सिंग कोर्सेज के दौरान या नर्सिंग ड्यूटीज़ के दौरान अगर आप न्यूरो वार्ड के अंदर गए हो या न्यूरो ट्रॉमा वार्ड के अंदर गए हो, तो आपने देखा होगा कि जिन पेशेंटों को हेड इंजरी वगैरह हो जाती है, जिनका न्यूरो सर्जरी हुई होती है, उन पेशेंट्स को हमेशा रिस्ट्रेन करके रखा जाता है, क्योंकि उन पेशेंट का जो सॉरी, उन पेशेंट का जो दिमाग का जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है ड्यू टू सर्जरी की वजह से। तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, रिस्ट्रेन से करके रखा जाता है, ताकि वो अपने आप को हार्म ना पहुंचा सके, साथ के साथ दूसरों को भी हार्म ना पहुंचाए। ऐसा करके हम क्या करते हैं, उनके उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स रिस्ट्रेंस के बारे में अगर मैं और बताऊं तो रिस्ट्रेंस के बारे में ऑलवेज टेक प्रेस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी आपको किसी पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यही है स्टूडेंट्स इसमें, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करोगे। रिस्ट्रेन अगर करते हो इस कंडीशन के अंदर तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हो, लॉज, जो नर्सिंग के जो लॉज हैं या जो मेडिकल एथिक्स है उनको हार्म कर रहे हो, एथिक्स हैं उनको क्या कर रहे हो आप, हार्म कर रहे हो, उनको चोट पहुंचा रहे हो। तो मेडिकल इथिक्स के अकॉर्डिंग या नर्सिंग के जो इथिक्स हैं उनको हमें ध्यान रखते हुए हमें ध्यान काम करना होता है, हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस को हमें आगे ले जाना होता है। साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पेशेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हो, हमेशा फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन लेना है। हमेशा फ्रेश का मतलब हर बार हमें पूछ करके हमें फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन लेना है। कौन देगा, डॉक्टर, डॉक्टर देगा कि रिस्ट्रेन करना है या नहीं करना। हम केवल सिचुएशन बता सकते हैं कि हाँ भाई सर ये काफ़ी वॉयलेंट हो रहा है, दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है, मुझे काम करने नहीं दे रहा है, ठीक है, या दूसरे पेशेंटों को चोट पहुंचा सकते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा लेगा, तो हमें डॉक्टर डेफिनेट है कि वो रिस्ट्रेन के ऑर्डर देंगे, और हमें हर बार रिस्ट्रेन का ऑर्डर है वो नया लेना होता। और एक बार ऑर्डर से आप 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप रिस्ट्रेन रखोगे। रिस्ट्रेन करने के बाद 2 घंटे के बाद हमें क्या करना है, रिलीज द रिस्ट्रेन, रिलीज रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन को हमें क्या करना है, रिलीज करना, और थोड़ा सा आराम लेने देना है पेशेंट को, ताकि पेशेंट है वो आराम से रह सके, आराम मिल सके उसकी, जो भी यहाँ भी हमने, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटी को, लोअर एक्सट्रीमिटी को, एब्डोमेन को, हमने जहाँ से भी उसको रिस्ट्रेन कर रखा है वहाँ से उसकी बॉडी है वो क्या हो सके, रिलैक्स हो सके। तो एक बार के लिए 2 घंटे, और दोबारा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो और अनोदर या टेक अगेन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। उसके बाद आपको वापस से डॉक्टर से क्या लेना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार में एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ 2 घंटे से ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं रख सकते हो स्टूडेंट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। रिस्ट्रेन के बारे में बहुत बार नोट सेट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा
कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिस डिवाइस का यूज़ करके हम पेशेंट के अंदर इमोबलाइजेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं या पेशेंट के मूवमेंट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, रिस्ट्रेंट बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीईडी वेड स्टैंड फॉर, कि वीईडी क्या इसका मीनिंग, वीईडी का वेड का मीनिंग क्या है, किसके लिए ये स्टैंड करता है। तो आप हम देखते हैं कि वीईडी का मीनिंग क्या है, किसके लिए ये स्टैंड करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो फर्स्ट वन ऑप्शंस की बात करें तो वीईडी का मतलब हो सकता है, होता है नहीं होता है अभी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है वैल्यूएबल, असेंशियल और डिजायरेबल। वैल्यूएबल, असेंशियल और डिजायरेबल। सेकंड ऑप्शन है वैल्यूएबल, एस्टिमेटेड और डिजायरेबल। और थर्ड वन ऑप्शन है वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल। थर्ड वन ऑप्शन है वाइटल, एस्टिमेटेड और डिजायरेबल। वाइटल, एस्टिमेटेड और डिजायरेबल। एग्जामिनर ने इस एमसीक्यू के अंदर हमसे ये पूछा है कि वेड की, वीईडी की फुल फॉर्म क्या है। वीईडी की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हमसे पूछा है। तो मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करके बता दिया है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला। दूसरा कि अब जो ऑप्शंस हमने अभी पढ़े हैं, चारों ऑप्शंस हमने देखे, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके लिए फुलफिल होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीएडी है वो कहाँ से आया है। ये वीईडी आया है स्टूडेंट्स, आप देखोगे सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। किस चीज़ का क्वेश्चन है? नर्सिंग नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में और जीएनएम नर्सिंग के अंदर इंटर्नशिप के अंदर ये सब्जेक्ट चलता है। वहाँ से ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या किया है, उठाया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के अंदर हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल या कॉलेज जो भी हम रन कर रहे हैं या जो भी कॉलेजेस वगैरह रन हो रही हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, या जिस कॉलेज में हमने पढ़ाई की उस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज रन हो रही है, उसमें जो भी सामान आता है या जो भी उसकी परचेजिंग होती है। परचेजिंग का मतलब है कि जब भी आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपको परचेजिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेकर के अपन चलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल का एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली परचेजिंग होती है। तो परचेजिंग में स्टूडेंट्स इस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप परचेजिंग को मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोक्यूटमेंट, प्रोक्यूटमेंट। ठीक है, प्रोक्यूटमेंट, जब भी हम प्रोक्यूटमेंट करने या जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ की तीन चीज़ों के लिए ध्यान रखनी होती है। तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले वेड, वेड एक गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन मान लो या फिर एक डायरेक्शन है जो हमें कोई भी चीज़ है जब भी हम प्रोक्यूट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के लिए जब भी हम कोई प्रोक्यूटमेंट या कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उस समय इस वेड के बारे में हमें ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो वेड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, वेड की अगर फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, वीईडी, वीईडी वीईडी की फुल फॉर्म होगी वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल। ये है इसकी फुल फॉर्म। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वन ऑप्शन है, वो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर का काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेड है क्या। वेड का फुल फॉर्म आपने देख लिया कि वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। अब हम देखेंगे अब इस वेड का यूज कैसे होगा। देखिए, प्रोक्यूटमेंट है, जब भी आप हॉस्पिटल के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उस सामान को खरीदने से पहले तीन चीज़ें सोचनी होती हैं, या इस वेड के अकॉर्डिंग हमें सोचना होता है। वेड के अकॉर्डिंग सोच करके हम ये देखते हैं कि क्या ये सामान बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि वेड का यूज़ कैसे करना है। आप देखोगे इस वेड का यूज़ कैसे करना है। इस वेड का यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट जब भी हॉस्पिटल में हम कोई सामान खरीद रहे हैं। जैसे कि हम बात करें एक हॉस्पिटल रन करने जा रहे हैं, और तो सबसे पहले वाइटल, असेंशियल और डिज़ायरेबल की बात करें तो वाइटल का मतलब हो गया वो सामान जिनके बिना हॉस्पिटल को रन करना इम्पॉसिबल है, मतलब वेरी असेंशियल या वेरी मोस्ट ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि बिना इसके काम भी नहीं चलेगा।
कि विदाउट नॉट वर्क, कि इसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो और आपके हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? बेड नहीं है, आईवी स्टैंड नहीं है, बाकी फैसिलिटीज़ तो छोड़ो, बेड और आईवी स्टैंड तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना। तो वो तो क्या हो गया, किसी भी हॉस्पिटल को रन करने के लिए वाइटल हो गया। अब हम बात करते हैं असेंशियल। असेंशियल की बात करें तो हमें फिर असेंशियल में चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेड, आईवी स्टैंड, ठीक है। ये तो हो गए वाइटल है, कि ये तो होने ही होने चाहिए हॉस्पिटल में। असेंशियल की बात करें तो उसके बाद हो सकती है आपकी कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन, ठीक है। मेडिसिन भी देखा जाए तो वाइटल के अंदर ही आएंगी, ठीक है, ये भी वाइटल है मेडिसिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेंशियल। असेंशियल के लिए हम बात करें मॉनिटर, ठीक है, वेंटिलेटर, कि भाई ये अगर हो तो भी चलेगा, ना होगा तो भी चलेगा। तो अब आप देखोगे कि अगर मान लीजिए आप केवल एक प्राइमरी केयर प्रोवाइड करने वाला आपने अगर हॉस्पिटल खोला है, जरूरी नहीं है, आप सब देखते होंगे कि हमारी जो पीएचसीज हैं आज तो, आई डोंट नो प्रॉपरली क्या सीन चल रहा है आज की डेट में पीएचसी का, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पर पीएचसी नहीं है, वो पूरा एक बढ़िया हॉस्पिटल सेटअप है। तो पीएचसीज हैं, उनके ऊपर हो सकता है कि आपको मॉनिटर ना मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके आगे हायर सेंटर के ऊपर पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो वहाँ पर मॉनिटर वगैरह वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो असेंशियल है। अगर आप ला सकते हो तो ले आओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट में डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल की बात करो तो आप यहाँ पे मान फैसिलिटीज़ की बात कर लो, ब्लड बैंक, ठीक है, बोन बैंक, ठीक है, स्किन बैंक, तो ये सारे गए डिज़ायरेबल है कि हाँ ठीक है भाई, जिस दिन आपके पास फैसिलिटीज़ हो उस दिन आप ये काम कर लेना। यहाँ पर वैड की जो फुल फॉर्म समझाने का मेरा मतलब यही है कि वाइटल वो प्रोक्यूटमेंट या वो सामान जिनके बिना हॉस्पिटल को रन करना इम्पॉसिबल है। ई का मतलब है असेंशियल। असेंशियल का मतलब है ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलेगा भाई, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, आज नहीं 2 दिन बाद ले लो लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है। डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कि इसके बिना रन हो सकता है, लेकिन अगर आप फैसिलिटीज को इंप्रूव करते हो, आगे लेकर के जाते हो, अपने हॉस्पिटल को हायर स्टैंडर्ड पे लेके जाते हो, देन आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा वैड, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ के साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया है कि वैड है वो किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कैसे प्रोक्रूटमेंट में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा, की वैल्यू ऑफ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा, की डेटा के अंदर जो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस डेटा को क्या बोला जाता है। वैसे आपको आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 7th और 8th 9th 10th 11th 12th से हम ये चीज़ें पढ़ते आते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ईजी है, ठीक है। तो ये है कि हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डाटा, जो वैल्यू एक डाटा के अंदर जो वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार आ रही है, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ने पूछा गया और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नर्सिंग रिसर्च का, ये आया आपका नर्सिंग रिसर्च, ये क्वेश्चन आपका है नर्सिंग रिसर्च का। अब नर्सिंग रिसर्च के अंदर हम बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करें कि वो वैल्यू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज को क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर ने। फर्स्ट वन ऑप्शन जो दिया है वो दिया गया है हमें मोड, सेकंड वन ऑप्शन दिया गया है मीन, थर्ड वन ऑप्शन है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, और फोर्थ वन ऑप्शन है मीडियन। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर से हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, निकाल के लाना है, जो ऑप्शन क्या है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसियाँ, जो इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा के बारे में हमें बता रहा हूँ। तो हम स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मीडियन की। स्टूडेंट्स अगर आप मीडियन की बात करते हो, मीडियन की अगर बात करते हो तो मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो डाटा होता है पूरा, जो एक कंप्लीट डाटा आपको एमसीक्यू के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, उस डाटा को जो सेपरेट हाफ हाफ मीडियन का मतलब जो पूरा सेपरेट कर देता है डाटा, सेपरेटिंग
इंटू हाफ, हाफ के अंदर जो सेपरेट कर देता है कि ये जो कंप्लीट डाटा था उसको दो बराबर या एक ऐसे पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है जिस पॉइंट के अंदर क्या कर दिया गया है, जिस पॉइंट पे क्या है कि वो डाटा दो भागों में डिवाइड हो गया है। वो पॉइंट मीडियन का मतलब है माध्य, माध्य हिंदी के अंदर बोलते हैं माध्य। तो इसमें क्या बताया गया कि वो पॉइंट जहां पर ये डाटा दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है, सेपरेट इन हाफ, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मीडियन। तो ये तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो ये इसका गलत आंसर है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आप बात करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हाउ मच ए डेटा सेट vary from its mean, ठीक है। हाउ मच एक कोई भी डेटा है वो अपने मीन का मतलब क्या होगा? एवरेज, औसत, ठीक है, एवरेज, औसत, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखोगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की बात करते हैं, ताकि मीन से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ जाएगा। मीन का मतलब है कि औसत, एवरेज क्या है, जो आपको रो डाटा दिया गया है उस रो डाटा का एवरेज क्या है, वो उसमें बात करी गई है। तो वो होता है, अगर आप किसी रो डाटा का या किसी भी डाटा का या किसी भी संख्या का आप क्या निकाल रहे हो, औसत निकाल रहे हो, तो वो कहलाता है उसका मीन, ठीक है। तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, मीन समझ में आया आपको, कि आपको एवरेज समझ में आ गया कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं अपन। जैसे 7, 6, 8 के अंदर हमने देखा होगा कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई जो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, जो नंबर दिए हुए थे उन सबको आपस में जोड़ देते थे, उसके बाद वो नंबर कितने होते थे, 5, 10, 15, उसका हमें भाग लगा देते, तो वो आ जाता था, उसका एवरेज आ जाता था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो डेटा है या स्टैंडर्ड डेविएशन वो पॉइंट है जहां पर ये पता लग रहा है कि ये अपने मीन, अपने औसत से कितना वेरी कर रहा है। अगर कोई डेटा दिया गया है वो अपने औसत से कितना वेरी कर रहा है उसका पता लगाना हो, तो हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहाँ पर हमें मीडियन, मिड पॉइंट की बात कर दी, मीन, एवरेज निकालना है, ठीक है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट की जहां से जो भी डाटा है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि वो पॉइंट या फिर वो पॉइंट या वो बताया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ये जो डाटा है वो अपने मीन से कितना वेरी कर रहा है कि ये अपना मीन से कितना वेरी कर रहा है, वो यहाँ पर बताया गया है। एक ही ऑप्शन बचा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1, मोड। मोड इज द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा। इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मोड हमें क्या बताता है? मोड हमें बताता है कि इस जो डाटा है उसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है वो आया है, सबसे ज्यादा नंबर, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। ये बताता है हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, अगर आपको याद हो 7th, 8th, 9th, 10th में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये वहीं से आया, और ये क्वेश्चन है नर्सिंग रिसर्च के अंदर, नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, इट इज रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, कि सेल का पावर हाउस कौन सा ऑर्गेनल या सेल ऑर्गेनल है जिसको हम सेल का पावर हाउस या सेल का पावर हाउस है वो किसे कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 2। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम बात करें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके अंदर की जो लाइसोसोम है उसका क्या क्या काम होता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये एनर्जी के लिए जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा मतलब फंक्शन करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। और जो भी
फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन के लिए, फूड ब्रेक डाउन, फूड के ब्रेक डाउन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों फूड के ब्रेक डाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बिकॉज क्योंकि इट कंटेन मेनी एंजाइम्स, मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं अगर ये फट गया और इसके एंजाइम अगर बाहर आ गए तो ये लाइसोसोम को भी खा जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को भी ये क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में क्या होती है? रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या काम करता है? न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, ये सारे के सारे मटेरियल, ये सारा मटेरियल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम होता है? गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है? प्रोटीन को रिस्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन स्टोरेज, प्रोटीन के स्टोरेज का काम करता है गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन होती है वो एक वेसिकल्स की फॉर्म में जा करके कहाँ स्टोर हो जाती है? गोल्जी ऑपरेटस में स्टोर हो जाती है। और गोल्जी ऑपरेटस में स्टोर होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है? जब भी बॉडी को रिक्वायर होती है, सेल को रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन की, तो गोल्जी ऑपरेटर से जो प्रोटीन है वो वेसिकल्स के रूप में रिलीज होकर के जो भी टारगेटेड साइट है वहाँ पर जाकर के काम में आ जाती है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ट्रिकी है और मोस्ट एमसीक्यू है, मोस्ट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स ए पर्सन एट रिस्क ऑफ, कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसकी वजह से कोई पेशेंट है वो किस रिस्क पे होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, किस डिजीज के, किस कॉम्प्लिकेशन के होने के चांसेस होते हैं, किस कॉम्प्लिकेशन के होने का रिस्क होता है, वो हमसे इसमें पूछा गया है। तो वो हमसे ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए वजह से कौन सा डिजीज कंडीशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन उसके होने का रिस्क है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है शॉक, सेकंड वन ऑप्शन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थर्ड वन ऑप्शन है हार्ट अटैक और फोर्थ वन ऑप्शन है स्ट्रोक। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हम बात करें, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नॉर्मली होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नॉर्मली लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर होता है। और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की काफ़ी दिनों तक आपने अपनी एक्सट्रीमिटी को मूव ही नहीं किया हो, उसके अंदर होने के चांसेस हो सकते हैं। या कास्ट एप्लीकेशन की वजह से, कास्ट एप्लीकेशन, कास्ट एप्लीकेशन का मतलब है कि मान लीजिए लोअर एक्सट्रीमिटी का कोई आपके फ्रैक्चर था, उसमें आपने क्या किया? कास्ट अप्लाई किया, और कास्ट अप्लाई करने के बाद इंडिविजुअल पेशेंट ने क्या नहीं किया? कोई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है वो फॉर्म नहीं की, जिनकी वजह से क्या हो गया वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज की, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहाँ से वापस से ब्लड को पंप करना, वापस बैक फ्लो, वेन का जो बैक फ्लो बनता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, उसके लिए हमारी मसल्स है उनका चलना फिरना या काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइज हो, कास्ट अप्लाइकेशन हो रखा है, ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज है जिनके अंदर आप बार बार खड़े रह करके काम कर रहे हो, उसके से अगर उनमें कोई डीप वेन बना हुई है, या फिर जो डायलेशन ऑफ वेन है वो हो रखा है, तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन सकता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब हो गया, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब हो गया ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब क्या हो गया? ब्लड क्लॉट, कि कोई कोई ब्लड है उसका क्लॉट बन गया। अब क्लॉट बनने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि क्लॉट बनने के बाद वहाँ पर हो सकता है कि वो क्लॉट
किसी भी मूवमेंट की वजह से, चाहे आपने मसाज किया हो, कुछ भी किया हो, उस वजह से वो क्या हो सकता है, मूव करेगा। ठीक है, वहाँ से अपनी जगह से वो हट के उस वेन से, उस वेन की अंदर इनर मोस्ट वॉल से हट के वो क्या हो जाएगा, एक मूवेबल क्लॉट हो जाता है। तो मूवेबल क्लॉट होता है, अगर ब्लड क्लॉट है वो अगर मूवेबल हो गया तो उसको बोलते हैं अपन एम्बोलाई। एम्बोलाई बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्बोलाई। ठीक है, तो ये एम्बोलाई जो है या जो एम्बोलिज्म है या एम्बोलाई है, ये क्या कर सकता है, मूव करते हुए जाकर के वहाँ पर क्या कोज कर, कहीं पर भी जाकर के जो वाइटल ऑर्गन्स है उनमें जाकर के ये क्या कर सकता है, वेन होती है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने की वजह से आगे की ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो था आपके वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। तो हम फर्स्ट वन ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक है इस्चेमिक अटैक है। यानी कि स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो ब्रेन है उसके जो फंक्शंस है वो इरिवर्सिबल, इवर्सिबल चेंजेज है ब्रेन के अंदर, जो फिजियोलॉजी है ब्रेन की जो फिजियोलॉजी के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेज आना। इरिवर्सिबल का मतलब है कि स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो वहाँ पर जो एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया वो दोबारा से वहाँ से ठीक नहीं होगा। ठीक है, और ये हुआ किस वजह से, ड्यू टू इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई, की ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन की वजह से। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हो रखा है, तो स्ट्रोक होने के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं। स्ट्रोक होने के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं। तो ये तो राइट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। हार्ट अटैक की बात करो स्टूडेंट, तो हार्ट अटैक की बात करो तो हार्ट अटैक भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेनस थ्रोम्बोसिस है वो हार्ट अटैक डायरेक्ट जाकर के हार्ट के अंदर हार्ट अटैक कॉज नहीं कर पाते। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स है उनकी सॉरी, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से काफ़ी चेस्ट पेन वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेफिनेटली ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट्स, राइट आंसर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड जाएगा वो इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से जाएगा राइट हार्ट में, राइट हार्ट से चला जाएगा वो राइट साइड ऑफ हार्ट से जाएगा वो पल्मोनरी एरोटा के थ्रू चला जाएगा लंग्स के पास। वहाँ पर वो एम्बोलाई हो सकता है कि वहाँ पर जाकर के वो एम्बोलाई क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, और वहाँ पर क्या कोज करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वहाँ पर क्या कोज कर देगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शॉक, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। शॉक का मतलब क्या होता है, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। कि जो टिश्यू परफ्यूजन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वेस्ट का जो ड्रेनेज है वहाँ से प्रॉपर नहीं हो पाता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग, जो मेडिकल नर्सिंग क्लासेज चैनल है उसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही MCQ सीरीज़ आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।